हेलो बच्चों, मैं रामशंकर मिश्रा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय खुटवा, ब्लॉक बघौली, जनपद संत कबीरनगर से आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस कक्षा का विषय होगा विद्युत धारा, जो कि विज्ञान विषय के कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम से लिया गया एक भाग है। और इस विद्युत धारा प्रकरण पर हम कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व, क्लासेस स्टार्ट करने से पूर्व आपको इसके जो लर्निंग आउटकम्स होंगे, यानी सीखने के प्रतिफल, अर्थात जब यह कक्षा पूर्ण होगी तब आपके अंदर जो एबिलिटी डेवलप होगी, जिसके कारण आप इससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को आसानी से स्पष्ट कर पाएंगे, जैसे कि विद्युत ऊर्जा के प्रयोग का वर्णन कर पाएंगे, चालक और घर्षण को भी समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, विद्युत धारा के तथ्यों को परिभाषित कर पाएंगे, विद्युत धारा के सूत्र का प्रयोग कर पाएंगे, विद्युत के प्रकार एवं उसके स्रोतों का वर्णन कर पाएंगे, सेल और बैटरी के अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे, विभवांतर एवं प्रतिरोध को स्पष्ट करते हुए उनके सूत्र का प्रयोग भी कर पाएंगे। छात्र विद्युत परिपथ और उनके संकेतों को प्रदर्शित करेंगे। आप वोल्ट मीटर व अमीटर का भी प्रयोग कर पाएंगे। इसके साथ ही विद्युत उपकरणों के प्रयोग से संबंधित सावधानियों की व्याख्या भी कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपने इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व बता दूं कि ये जो विषय हमारा है आज का विद्युत धारा, इसको हमने 8 प्रकरण में विभाजित किया है, जिसमें से आज की कक्षा में हम 4 प्रकरण पर चर्चा करेंगे और अगली कक्षा में हम अगले 4 प्रकरण पर चर्चा करेंगे। प्रकरण जो हमारे हैं वो इस प्रकार हैं: विद्युत धारा का परिचय, प्रकार एवं स्रोत, प्राथमिक द्वितीयक सेल एवं बैटरी, विभवांतर एवं प्रतिरोध। ये 4 प्रकरण आज हमारे द्वारा पढ़े जाएंगे, हम पढ़ाएंगे। और जो अगले 4 प्रकरण होंगे वो अगली कक्षा में पढ़े जाएंगे, जो हैं इस प्रकार हैं: विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत परिपथ एवं मानक संकेत, अमीटर एवं वोल्ट मीटर, विद्युत उपकरणों के प्रयोग में सावधानियाँ। ओके, तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की यह कक्षा। विद्युत धारा समझने से पूर्व हमें विद्युत समझना होगा। बच्चों, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में हमें पहले से पता है, पूर्व की कक्षाओं में हमने जाना है कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात यह जो विद्युत है यह किसी ऊर्जा का रूपांतरित यानी परिवर्तित रूप है। तो विद्युत, कोई भी आपसे पूछे कि विद्युत क्या है, तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और यह ऊर्जा आज हमारे जीवन के लिए एक आवश्यकता बन चुकी है। आप समझिए कि यह ऊर्जा हमारे जीवन के हर क्षेत्र, जैसे कि परिवहन के साधनों में ईंधन के रूप में, दैनिक जीवन में प्रयुक्त उपकरणों के संचालन में, जो कि आज आम रूप से हम हर जगह देखते हैं, चिकित्सा में जांच एवं इलाज के हेतु मशीनों के संचालन में, उद्योगों में, कल कारखानों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, सब जगह विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। साथ ही निर्माण कार्य में विद्युत ऊर्जा का खूब प्रयोग हो रहा है। शिक्षा के डिजिटल स्वरूप के प्रयोग में भी विद्युत ऊर्जा का ही प्रयोग हो रहा है। जन्म के समय से लेकर चिकित्सा प्रारंभ होती है और अंतिम में आजकल अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होने लगा है। विभिन्न अन्वेषण एवं आविष्कार में भी विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार हम देखें, अगर यह विद्युत ऊर्जा का जो चक्र है हमारे जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक हमारे साथ चलता रह रहा है। अर्थात विद्युत ऊर्जा का वास्तव में हमारे जीवन में एक अहम भूमिका है। चलिए अब हम समझते हैं कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा समझिए, इससे पूर्व आपकी पूर्व की कक्षाओं में आपने जाना है कि चार्ज क्या होते हैं, आवेश। अर्थात जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो 2 प्रकार के आवेश क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिसमें से एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है इस कक्षा को पढ़ने से पूर्व कि चालक और कुचालक, यानी जिस पदार्थ में, जिस चीज़ में विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, वो सभी चालक होंगी, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो वो सभी चीज़ें कुचालक होंगी। ओके, इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। अब हम समझते हैं विद्युत धारा है क्या। देखिए, जब भी हम कोई, आप समझिए, पहले कोई क्रॉस सेक्शन वायर ले लीजिए। क्रॉस सेक्शन वायर का मतलब मान लीजिए एक तार का टुकड़ा लीजिए आप, इसको हम किसी सेल से कनेक्ट करते हैं। सेल में पॉजिटिव और निगेटिव 2 पॉइंट होते हैं,
कनेक्ट करते हैं तो ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज का मतलब ये आवेशित होगा। आवेशित करने का दो ही तरीका, या तो घर्षण से आप करेंगे या फिर उसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करके करेंगे। जब यह तार का टुकड़ा, हमारा कॉपर वायर जो है, कॉपर का टुकड़ा आवेशित होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करने लगेंगे, यानी फ्लो करने लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से फ्लो करना प्रारंभ कर देगा जैसे ये सेल से कनेक्ट होगा। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव करता है। जैसे ही वो चार्ज, यानी चार्ज मिलता है उसको, जैसे ही उसको हल्की सी एनर्जी मिलती है वो मूव करने लगता है, घूमने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा, इस क्रिया के द्वारा, इसके ही द्वारा उसके पैरेलल आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, जो कि जस्ट अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। जो गोल नीले गोले से मूवमेंट दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। रेड एरो से आपके सामने जो मूवमेंट दिखाया गया है वो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो विद्युत धारा उसी के सापेक्ष प्रवाहित होगी, राइट टू लेफ्ट। इसमें हमने क्या देखा कि जब हम किसी आवेश को, जब हम ऋण आवेश को धन आवेश से, यानी एक सेल से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, इस फ्लो के कारण ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात हम इसको एक परिभाषा के रूप में अगर कहें तो आवेश के जो प्रवाह है, आवेश की जो प्रवाह है वही विद्युत धारा की जनक है। सीधा शब्दों में आप जानिए कि आवेश प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी आवेश प्रवाह की जो दर है वो विद्युत धारा कही जाती है। आप परिभाषा स्पष्ट याद रखिएगा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज का फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आप इसमें क्लियर रखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाह की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होगा। ओके, अब चलते हैं हम इसको और आगे समझते हैं, इसके सूत्र को समझते हैं। तो विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। विद्युत धारा का जो मानक संकेत होगा वो होगा I। और इसको अगर हम इस परिभाषा को, जैसे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इस परिभाषा को अगर हम सूत्र में बांधें तो विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे आवेश प्रवाह में लगा समय। ऐसा ये परिभाषा क्यों है? क्योंकि विद्युत धारा में हमारी परिभाषा कहती है कि आवेश प्रवाह की दर, और आवेश प्रवाह की दर को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे आवेश प्रवाह में लगा समय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूत्र। तो इस सूत्र को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो लिख सकते हैं I = Q/T, जहाँ पे I आपका विद्युत धारा है, Q प्रवाहित आवेश की मात्रा है, T उसके प्रवाह में लगा समय है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसको A से डिनोट करते हैं। अब इस सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। मानक समझने के लिए आपको इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जाननी होगी, महत्वपूर्ण जानकारी रखनी होगी अपने दिमाग में कि विद्युत धारा का जो मानक है, SI मात्रक है, वो है एम्पियर। आवेश प्रवाह की मात्रा का जो मात्रक है वो है कूलाम, और समय का मात्रक आपको पता है सेकेंड। इस सूत्र को चलिए हम I = Q/T को समझते हैं एक न्यूमेरिकल से। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, प्रश्न है, यदि 20 कूलाम का आवेश किसी एक बिंदु को 8 सेकेंड में पार करता है तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। यदि 20 कूलाम का आवेश किसी बिंदु को 8 सेकेंड में पार करता है, यानी जो आवेश फ्लो हो रहा है वो 20 कूलाम, मात्रा उसकी कितनी है? 20 कूलाम। समय कितना लग रहा है? दर वो क्या है? 8 सेकेंड में पार कर रहा है। तो विद्युत धारा में कैलकुलेट करना है, यानी हम अप्लाई करेंगे I = Q/T। I नहीं पता है, Q and T पता है। तो I = Q/T = 20/8, यानी 20/8 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो 2.5 एम्पियर विद्युत धारा आएगी आंसर के रूप में। यानी अगर 20 कूलाम का आवेश 8 सेकेंड में पार करता है किसी बिंदु को, तो वहाँ से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ओके, तो अब हमें लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा के सूत्र I = Q/T को हम कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के मूलतः दो प्रकार होते हैं।
एक होती है दिष्ट धारा, दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं अल्टरनेट करंट। बहुत ही सीधे तर्कों में समझिएगा, दिष्ट करंट का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी चार्ज का फ्लो यूनिडायरेक्शनल हो। यूनिडायरेक्शनल मतलब सीधा एक ही दिशा में हो और एक ही परिमाण यानी क्वांटिटी के साथ हो, यानी यूनिडायरेक्शनल विद द सेम क्वांटिटी, यूनिडायरेक्शनल विद द सेम क्वांटिटी अगर फ्लो हो रहा है तो वो होगा दिष्ट धारा। ठीक है। और अगर जो इलेक्ट्रिक करंट की धारा है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं बाई डायरेक्शनल है, यानी जैसे आपका हार्ट बीट का ग्राफ चलता है, ग्राफ में अप डाउन लगे रहते हैं, उस तरह की अगर धारा प्रवाहित हो रही है, एक पीरियडिकली चेंज हो रहा है, पीरियडिकली चेंज है अगर उसके फ्लो आप करंट के फ्लो में, और उसके साथ ही में परिमाण भी चेंज है। परिमाण का मतलब क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी प्लस उसका डायरेक्शन अगर पीरियडिकली चेंज हो रहा है तो उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। दिष्ट धारा जो होता है उसका प्रयोग टार्च, ट्रांजिस्टर, कार की बैटरी, घड़ी, लैपटॉप आदि में करते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा जो आपका पावर हाउस से आपके घर में बिजली की सप्लाई आती है, जनरेटर जो सप्लाई देता है उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ जैसे हार्ट बीट की तरह अप डाउन चलता है उस तरह का चलेगा, और दिष्ट धारा एक सीधी रेखा होती है। ओके, हम इसको समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं विद्युत धारा के स्रोत के बारे में। विद्युत धारा का जो स्रोत है वो दो प्रकार के स्रोत हैं। नंबर एक है सेल, विद्युत सेल, जिससे दिष्ट धारा जनरेट होती है, दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। दूसरा है विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, जिसमें से यांत्रिक ऊर्जा, थर्मल एनर्जी और विंड पावर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है विद्युत एनर्जी में। विद्युत जनरेटर का अर्थ ये नहीं है जो आपके घरों में जनरेटर लगता है, खाली इसका मतलब ये नहीं है। जनरेटर मतलब वो भी है जो हमारे घरों में चलता है, ऑफिसों में चलता है, लेकिन विद्युत जनित्र का मतलब बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं, बहुत थर्मल पावर प्लांट बनाए गए हैं, जहाँ से बड़े लेवल पे बिजली का सप्लाई होता है, जो तारों के माध्यम से फैक्ट्री में, घरों में सप्लाई किया जाता है। इन सब को, इन सारे सिस्टम को एक विद्युत जनित्र ही कहा जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा के दो स्रोत होते हैं। नंबर एक है विद्युत सेल, नंबर दो है विद्युत जनित्र यानी जनरेटर। और विद्युत धारा के दो प्रकार हैं, एक दिष्ट धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा सीधी रेखा में चलती है और प्रत्यावर्ती धारा पीरियडिकली चेंज होती है और उसके परिमाण भी चेंज होते हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। विद्युत सेल, विद्युत सेल को समझते हैं हम। विद्युत सेल में मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जैसे हमने घरों में देखा है, हम पहले बैटरी में यूज करते थे, टॉर्च में एक मोटा सा सेल होता था, उसके बीच में एक रॉड होती थी, रॉड के ऊपर एक कैप लगा होता था और नीचे आपकी जिंक की प्लेट, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता था, जब हम इसको फोड़ते थे कभी अपने बोर्ड को काला करने के लिए, कहीं कालिख पोतने के लिए, हम सेल को ही फोड़ लेते थे। तो इसके अंदर एक गम भरा होता था, गम टाइप पेस्ट भरा होता था, जो रॉड के किनारे किनारे रहता था, और उसके ऊपर से एक टीन का, जस्ते का कवर लगा होता था, उसके ऊपर से कागज़ का कवर लगा रहता था। तो ये जो ऊपर की जो कार्बन रॉड पे जो कैप लगी होती थी स्टील की, उस कैप को, यानी पीतल की कैप होती थी, टोपी होती थी, स्टील की नहीं, सॉरी, तो पीतल की जो कैप होती थी, इस कैप में पॉजिटिव चार्ज होता था, और बाकी नीचे वाला जो प्लेट होता था उसका, जिंक का, उस पर निगेटिव चार्ज होता था। इसको हम जब बैटरी में कनेक्ट करते थे तो हमारा छोटा सा उसका बल्ब जलता था। ये सबने देखा है। ये था प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को जब एडवांस फॉर्म में जनरेट किया गया, यानी कैथोड एनोड के रूप में जनरेट किया गया, और 2-3 सेलों को एक प्लेट के रूप में अरेंज करके उसके एडवांस फॉर्म का वर्जन लाया गया, जिसमें कि निगेटिव और पॉजिटिव के कई सेल मिला के उसमें रहते थे, और उसमें जहाँ हम इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करने लगे, केमिकल फार्मूले से इलेक्ट्रोलाइट यूज करने लगे, तो उसको कहा गया द्वितीयक सेल, यानी एडवांस फॉर्म ऑफ द प्राइमरी सेल। द्वितीयक सेल हो गया। द्वितीयक सेल में और प्राथमिक सेल में बेसिक अंतर क्या है, आप समझ लीजिए। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। पुनः आवेशित का मतलब समझ रहे हैं, चार्ज, रिचार्ज। अगर प्राथमिक सेल डाउन हो गया तो उसको रिचार्ज नहीं, उसको फेंकना है। अगर लेकिन द्वितीयक सेल डाउन हो गया तो उसको आप रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। दूसरा अंतर समझिए, इस सेल की क्षमता कम होती है, प्राथमिक सेल की क्षमता कम होती है, क्यों, तभी तो हम इसको टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, लैपटॉप में और छोटे छोटे जगहों पे यूज़ करते हैं। जबकि द्वितीयक सेल की क्षमता ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग कार की बैटरी में, लैपटॉप में और अन्य उपकरणों में किया जाता है, जिसको हम जानते हैं कि कार की बैटरी को भी रिचार्ज किया जाता है, लैपटॉप को भी रिचार्ज किया जाता है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्राथमिक सेल रिचार्ज नहीं किए जा सकते, द्वितीयक सेल रिचार्ज किए जा सकते हैं। द्वितीयक सेल की क्षमता ज़्यादा होती है, प्राथमिक सेल की क्षमता कम होती है। प्राथमिक सेल के उदाहरण है लेग्रांजे सेल, लेनियल सेल, वोल्टी सेल, शुष्क सेल। और
इसके उदाहरण, द्वितीयक सेल के उदाहरण है बैटरी, सीसा संचायक सेल, और जो आप बड़ी बड़ी बैटरी देखते हैं सब द्वितीयक सेल हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। द्वितीयक सेल और प्राथमिक सेल समझने से पूर्व अगले प्रकरण पे जाने से पूर्व हम बैटरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सबने सुना बैटरी, ठीक है। बैटरी क्या है? बैटरी का एक खुद में कोई अस्तित्व तो नहीं है। जो सेल होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सेल को कंबाइन रूप में एक यूनिट के रूप में यूज किया जाता है तो उसको हम बैटरी कहते हैं। यानी व्हेन वी अरेंज टू आर मोर सेल्स एज अ वन सोर्स, व्हेन वी अरेंज टू आर मोर सेल्स एज अ वन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन दैट इज नोन एज बैटरी। यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा सेलों को एक सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं तो उसे बैटरी कहा जाता है। आप देखिए कार की बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसको कभी तोड़ा जाए, अगर ऊपर से कवर हटाया जाए तो उसके अंदर विभिन्न प्लेट्स बने होती हैं और हर प्लेट्स में एक सेल बना होता है और वो सारे सेल जोड़ के एक बैटरी बनती है। तो वो कुछ नहीं है, सेलों का कॉम्बिनेशन ही बैटरी होता है। ओके, क्लियर हो गए आप? अब जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये बच्चे खेलते नहीं हैं आपके घरों में। जब 3-4 सेल आपका डाउन फेंका रहता है इधर उधर, तो क्या करते हैं, चारों सेल को उठा लेते हैं बच्चे, उसको अरेंज करते हैं, अरेंज करके कागज़ से मोड़ के उसमें ऊपर से रबड़ से बांध देते हैं या रस्सी से, और उसके एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव पे वायर टच करा के छोटे छोटे एलईडी बल्ब जलाते हैं। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इस केस में। ये सब ने देखा होगा, आपको फिगर से स्पष्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस ये टर्म इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, लेकिन इस टर्म को समझने से पूर्व हम पोटेंशियल वर्ड को समझ लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि उस व्यक्ति के पास इतना पोटेंशियल है कि वो हिमालय चढ़ लेगा। तो पोटेंशियल से क्या मतलब है? ये क्यों कहा जा रहा है कि वो पोटेंशियल है? क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है? ऐसा तो नहीं है। पोटेंशियल वर्ड का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है आपकी क्षमता, कार्य। यानी आपके अंदर वो एक कोई क्षमता है जो आप कोई असाधारण कार्य कर सकते हैं। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी में समझिए। पोटेंशियल का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझिए, जहाँ इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो रही है उसका एक फील्ड है, ठीक है। उस फील्ड में अगर कोई बाहर से चार्ज आना चाहे, मान लिया मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है और आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर कोई चार्ज है, वो चार्ज हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में आना चाहता है। तो जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं और बॉल नीचे आ जाती है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स से उसको नीचे खींचती है। हमने फेंका तो ऊपर, लेकिन जब तक हमारी एनर्जी रहेगी तब तक ऊपर जाएगा, उसके बाद वो नीचे फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब चार्ज हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की कोशिश करता है तो उसके जो इधर के चार्ज होते हैं उसको रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षण करते हैं। उसके कारण क्या है कि वो चार्ज आने में असमर्थता महसूस करता है, लेकिन चार्ज को आना ही है। तो चार्ज हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचने के लिए क्या करेगा? कुछ कार्य करेगा, यानी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो वो जो कार्य करेगा वही कार्य क्या होता है? पोटेंशियल कहलाता है। यानी व्हेन अ चार्ज वांट्स टू एंटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ही हैज़ टू डू सम वर्क। ओके, तो जो वर्क उसको करना होगा वही काम क्या है? पोटेंशियल है। आप समझ गए पोटेंशियल क्या है? कि किसी भी चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्रवेश किया जाता है तो उसको प्रवेश करने में जो प्रतिकर्षण बल लगता है उसे फाइट करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। उसी कार्य को विभव यानी पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, समझ गया पोटेंशियल? पोटेंशियल समझ गए हो तो पोटेंशियल डिफरेंस समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। ध्यान से सुनिएगा, एकांक धनावेश यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र का मतलब जब वो विद्युत क्षेत्र में पहुंच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच गया है, तो उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, इसके राउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे सिर के पास मान लीजिए पॉइंट ए है, मेरे पैर के पास पॉइंट बी है। कोई चार्ज है जो पॉइंट मेरे सिर से पैर तक जा रहा है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो मेरे सिर पे जो पोटेंशियल होगा और मेरे जो पैर में पोटेंशियल होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको मानते हैं कि जब हमारे जो चार्ज है ए से बी तक यानी सिर से पैर तक पहुंचा है, तो इसके बीच में उसने कार्य क्या किया? जो कार्य किया है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब समझिए। अब परिभाषा क्लियर है आपकी?
एकांक धन आवेश, जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे देखिए, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसको सूत्र के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे? विभवांतर इक्वल टू वह ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश, यानी विभवांतर को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वह ऊर्जा को W से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका मात्रक होगा जूल, प्रवाहित आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका मात्रक होता है कूलाम, यानी V इक्वल टू W/Q हो जाएगा, यानी विभवांतर बराबर वह ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश। विभवांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम या वोल्ट कहलाता है, स्टैंडर्ड मात्रक SI मात्रक उसका वोल्ट होता है। विभवांतर को मापने के लिए एक यंत्र का यूज होता है, जो आप टीवी जब बनवाने जाते हैं, रेडियो बनवाने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं उनके पास पीली सी एक डिवाइस रखी होती है, उसको कहा जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को सदैव जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना होता है उनके पैरेलल अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वायर बना हुआ, बैटरी सेल कनेक्ट है, आर लिखा है, आर मतलब आपका रेजिस्टेंस है जो आप आगे पढ़ेंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच इसको जो लोड है, रेड लोड है, रेड लीड है, ब्लैक लीड है, इसको कनेक्ट किया गया इन दोनों बिंदुओं के बीच में। तो ये जो आप वोल्ट मीटर का सिंबल V देख रहे हैं, ये आप देखिए कि पैरेलल जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा कि जब भी वोल्ट मीटर का कनेक्शन किया जाता है सर्किट डायग्राम में, तो वो हमेशा पैरेलल होता है, यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे हम विभवांतर को इसके एक प्रैक्टिकल लेकर इसके एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 2 आपको दिख रहा है सामने, एक प्रश्न है कि परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, कोई परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में 24 जूल का कार्य किया जा रहा है। परिपथ में दो बिंदुओं के बीच दो आवेश, कूलाम आवेश को ले जाने में 24 जूल का कार्य हो रहा है। तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना था, ये जानना है आपको। ध्यान से देखिए, आपके पास दो चीज़ें दी हुई हैं, यानी जो आवेश है, आवेश की मात्रा दी हुई, परिमाण दिया हुआ, क्वांटिटी दिया हुआ है, कितने आवेश को हमें दोनों बिंदुओं के बीच ले जाना है, 2 कूलाम को ले जाना है। ठीक, उन दोनों बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में काम कितना किया गया? 24 जूल। तो आपको पता है V इक्वल टू W/Q, यानी विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा। तो किया गया कार्य 24 जूल है, आवेश की मात्रा 2 है, तो 24/2 बराबर 12 वोल्ट। विभवांतर कितना आया? 12 वोल्ट। इस प्रकार अगर इस साधारण रूप से अगर हमें कोई न्यूमेरिकल मिलता है तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये विभवांतर था, विभवांतर को हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट और बड़े ही रोचक टॉपिक पे, जो है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध, ये इसको भी हम इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में समझने से पूर्व शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रति का मतलब होता है किसी के विपरीत, रोध मतलब अवरोध उत्पन्न करना, यानी अगर कोई आप काम कर रहे हैं और आपको रोके बार बार, तो उसको कहा जाएगा प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। यानी रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके किसी कार्य को ब्रेक करना, रोकना, उसमें हर्डल उत्पन्न करना। ठीक है, चालक आपको पता है, चालक होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। मैं आपको बताऊं कि जो भी चालक मटेरियल होते हैं, यानी कंडक्टर मटेरियल होते हैं, चालक, जो भी चालक की धातुएं होती हैं, जैसे मान लिया कॉपर वायर, चांदी है, एल्युमिनियम है, लोहा है, ठीक है, इन सब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका जो मटेरियल होता है, इसका एक सेल्फ प्रॉपर्टी होती है, इसकी एक सेल्फ प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये सेल्फ प्रॉपर्टी के द्वारा उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा। और कभी कभी सेल्फ प्रॉपर्टी के द्वारा अवरोध नहीं उत्पन्न किया जाता है, कभी कभी उत्पन्न कराया भी जाता है हमारे यूज के हिसाब से। तो ये समझिएगा, जब सर्किट डायग्राम में विद्युत धारा के प्रवाह में, जब सर्किट डायग्राम में विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न की जाए, प्रतिरोध उत्पन्न किया जाए, तो उसे ही प्रतिरोध कहते हैं, जिसको R से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक होता है ओम। अगर हम इसको स्टैंडर्ड भाषा में परिभाषित करेंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध यानी R, उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। यानी जब हम इसको वेल मैनर्ड में डिफाइन करेंगे तो क्या है, प्रतिरोध बराबर सिरों, क्रॉस सेक्शन वायर के सिरों के बीच का विभवांतर बटे विद्युत धारा,
यानी दो सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा और उसके बीच से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इनका जो रेशियो होगा वही कहलाएगा प्रतिरोध, R=V/I। ठीक है, इसको ये भी समझिएगा कि किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का अगर विभवांतर आरोपित होता है और 1 ही एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ चालक का प्रतिरोध होगा 1 ओम। ठीक, इसको उदाहरण से समझिए। उदाहरण नंबर 3, चालक के सिरों पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर, और उनके सिरों के बीच का विभवांतर है 20 वोल्ट सॉरी। तो चालक में प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध का हमें फार्मूला पता है, प्रतिरोध यानी R=V/I। V कितना है? 20 वोल्ट है। I कितना है? 5 एम्पियर है। तो R=V/I=20/5 4 ओम। ओम क्यों लिखा गया है? क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक SI यूनिट ओम है। तो हम समझ चुके हैं, हमने अभी V के बारे में विभवांतर पढ़ा, विभवांतर के बारे में हमने अब प्रतिरोध को भी पढ़ लिया, प्रतिरोध के सूत्र को भी हल कर लिया है। अब हम आगे की फिगर में आप देखेंगे कि ये कुछ जो फिगर दिखाई दे रहे हैं ये सभी फिगर्स आप रिमाइंड करिए, कहीं देखा है आपने? देखा है तुमने? जब हम रेडियो की दुकान पे जाते हैं, जहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बनाए जाते हैं, जो मैकेनिक की दुकान होती है, वहाँ पर आप जाएंगे तो उसके पास बहुत सारे कबाड़ी में फिगर रहते हैं। वहाँ देखिए इस तरह के आपको छोटे छोटे चिप्स टाइप ऐसे दिखेंगे। ये सभी क्या हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस है, विभिन्न फॉर्म है रेजिस्टेंस का। ये आप उन, जैसे मान लिया आपके ट्रांजिस्टर को जितनी नीड है उतनी ही सप्लाई देनी है उसे, तो ज़्यादा सप्लाई आ रही है तो उसको कैसे रोकेगा? उसको रोकने के लिए क्या करेगा? उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध के लिए गैजेट से डिवाइस बनाई जाती हैं जो लगाई जाती हैं। आप अब दोबारा अगर कभी जाइएगा तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें इनकी पावर, इनकी कैपेसिटी लिखी होती है। कोई 5 एम्पियर, कोई 5 ओम का होगा, कोई 1 ओम का होगा। ओम मतलब प्रतिरोध का ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो आज की यह कक्षा यहीं पर पूर्ण होती है। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।